दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मैं हूं बाबा विजेंद्र, आपका मित्र, और आज चौपाल पर आपके चिर परिचित स्कॉलर, रिफॉर्म एक्टिविस्ट मनोहर मनोज जी मौजूद हैं और पत्रकारिता जगत के नामचीन हस्ती अखिलेश अखिल जी मौजूद हैं। मित्रों, कल भी चर्चा मैंने की है कि कल के चुनाव के बाद आज दिन भर सोशल मीडिया पर जो है वह खबर छाई हुई है कि दो चरण में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। एक जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, जिसको विधायक तरंगे कहते हैं, कि जो 14 और 19 में वह तरंगे सबको भाती थी और पहले ही लगता था कि माहौल एक खुशनुमा एहसास कराता था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि दो चरण के चुनाव के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हित में मैं बात कर रहा हूं कि जितनी तैयारी, जितना बड़ा प्रोपेगेंडा और तमाम प्रकार की बातें, जो बड़े ड्रीम रखे गए, तमाम चीजों को देख करके निश्चित रूप से ये एक अनुरूप या अनुकूल माहौल नहीं जान पड़ता है। हो सकता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जिस तरह की खबर आप देखते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार की खबर जो है वह आपके स्क्रीन पर वह यूट्यूब भेजता है या गूगल भेजता है, आपके माइंड को रीड करता है, उसी प्रकार की खबर आपके स्क्रीन पर आता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ वीडियोस देखा है, कुछ खबरों को देखा है, तो एआई जो है आपके माइंड को वॉच करता है कि 2 दिन पहले से आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, क्या देखना पसंद करते हैं। मोदी को देखना पसंद करते हैं, मोदी के खिलाफ में आपका मिजाज है, मोदी के समर्थन में मिजाज है, तो आपके स्क्रीन पर उसी प्रकार की खबरें आएगी। और यूट्यूब से हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर यूट्यूब पर अगर आप कुछ देर ठहर करके, जैसे ही नरेंद्र मोदी इस बार हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी मायूस हैं, नरेंद्र मोदी को अपेक्षानुरूप सीटें नहीं मिल रही है, इस प्रकार की अगर खबरें, अगर कीवर्ड सर्च किया आपने, तो आपके स्क्रीन पर लगातार उसी प्रकार की निगेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तब फिर आपका मानस तैयार होगा, मन के अंदर में बहुत प्रकार की बातें होंगी, क्या वास्तव में मोदी जी हार रहे हैं। लेकिन इसको उल्टा करके आप देखिए, जो भक्त हैं, जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे देखते होंगे नमो नमो, वे देखते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वे देखते हैं कि हमारे समर्थक कहां कहां से कैसी कैसी खबरें भेज रहे हैं। 102 और 88 सीटों पर चुनाव हुए। मैंने दोनों बात की चर्चा इसलिए मनोज जी, अखिलेश जी की है कि अब तो कहते थे ना कि तुलसीदास ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी। अब तुलसीदास का बाप आ गया है, ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन तुलसीदास को क्लोन है, मैं माफी चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है। लेकिन जहां तुलसीदास ने यह कल्पना की थी कि जाकी रही भावना जैसे, आपकी भावना को गूगल पढ़ेगा, आपकी भावना को एआई पढ़ेगा, उसी प्रकार की चीजें निर्मित करेगा। फिलहाल हम लोग इंतजार करेंगे 4 जून का, कि जो आकाश में जो नारे उछल रहे हैं, जो भाषणों का बयार है, जो तूफान है, आंधी है, तमाम प्रकार की चीजें जो है चल रही है, इसका पूर्णतया नतीजा क्या निकलेगा। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन को भी उन्होंने जायज ठहराया। और जायज इसलिए ठहराया कि नहीं नहीं, यह वाजिब है। अब कांग्रेस के हाथ से एक मुद्दा अभी छिन गया। अगर ईवीएम के खिलाफ में जाते हैं तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के खिलाफ में आप जाते हैं, ईवीएम का मामला बंद हो गया। अब ईवीएम के बहाने आपको मैं बताऊं कि भारतीय राजनीति में जब रशियन इंक का प्रयोग हुआ था, आप ज्यादा अपडेट होंगे इस इतिहास से, कि भारतीय राजनीति में और गलत चुनाव को लेकर के, मैनिपुलेशन को लेकर के, बूथ कैप्चरिंग और काउंटिंग मैनेजमेंट को लेकर के, इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के बलराज मधोक ने पहली दफा श्रीमती गांधी पर आरोप लगाया था
कि कांग्रेस ने जो इंक का प्रयोग किया चुनाव में, वह रशियन इंक है, उसको धो करके तुरंत दोबारा वोट डाल सकते हैं। लेकिन व्यवस्था के खिलाफ में बेबुनियाद आरोप लगाने का हश्र यह होता है कि बलराज मधोक भारतीय राजनीति से अप्रासंगिक हो गए। बलराज मधोक की चर्चा करते हुए मैं राहुल जी की बात में कर रहा हूं। क्या कांग्रेस इसी प्रकार के बेवक्त की शहनाइयां बजा करके, बेमतलब के सवालों को खड़ा करके क्या अपनी अप्रासंगिकता को रेखांकित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं? क्या यह आत्महंता होने का प्रयास है कि सत्ता से दूर रह करके आत्महीन होना और आत्महीनता की स्थिति में आत्महंता हो जाना? लगातार जो कांग्रेस के डिबेट रहे, चाहे सेन पित्रोदा के सवाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है ईवीएम के सवाल हो, तमाम सवाल आज उनका नेता हल्का लंबा है तो इनको रावण, बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी बातें कही तो अपने प्रवक्ता को भेज दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से बातचीत मनोज जी हो रही थी। मैंने कहा कि अगर अलका लंबा की किसी टिप्पणी से अगर मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर नेता का वजूद हिलता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री का वजूद हिल जाना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा है। यही बात मैंने चौपाल पर भी और पहले भी मैंने कहा। जब महात्मा गांधी को, उसी साबरमती के किनारे पले हुए संत को, मोदी जी भी वहीं से आए हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मायावती ने कहा था कि अगर हम हरिजन हैं, दलित हरिजन है, तो क्या गांधी शैतान की औलाद है? ऐसी बातें राजनीति में आई थी। लेकिन मायावती की टिप्पणी से अगर भारत के गांधी की प्रतिष्ठा चली जाती है, ऐसी प्रतिष्ठा को चल ही जानी चाहिए। आज जो अलका लंबा को लेकर के पूरे डिबेट में यही विषय चल रहा है कि मोदी को उन्होंने रावण कह दिया, मोदी को उन्होंने रावण कह दिया, मोदी को राक्षस कह दिया, इस प्रकार की बातें। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कहा आज लिटरली कि आप लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या आपको लगता है अलका लंबा की गाली देने से अगर मोदी का जीवन पूरे गाली में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे मोदी को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी इससे बहुत ऊपर है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी ये समझने की ये बात कहे वो। लेकिन यह है कि अगर यह कह करके नहीं बच सकते हैं, जहाँ चोर होते हैं तो कुत्ता यूं ही भूकते हैं। जब एबनॉर्मल पोजीशन देखते हैं, कुत्ता अपना धर्म निभाता है। आप यह नहीं कह सकते कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूके हजार। जहाँ चोर है वहां कुत्ता भूकता है। ये दोनों कुत्ता के संदर्भ है। फिलहाल आज 2 चरण के चुनाव के बाद जो मैं चौपाल का 1 मिनट में मैं चौपाल को एक्टिवेट कर लूँगा और मित्रों के पास में पहुँच जाऊँगा, फिर नागपुर केंद्र में आ गया है। और मुझे याद है कि इतने दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, गडकरी जी को भी विषय बनाया। ये क्या कारण है, आज गडकरी जी फिर चर्चा में है और यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री को रात गुजारनी पड़ी। और क्या रिश्ता है भाजपा और संघ का? और संघ के लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से क्या लेना-देना? संघ के प्रचारक चुनाव नहीं लड़ते। वहाँ एक शब्द आता है कि अर्धवृत्त, अगर जब तक कहा है लगाने के लिए चुनाव में लग जाइए, अगर मैं कह दिया कि पीछे मुड़ जाओ, उलट के देखना नहीं। लेकिन अब तो प्रचारक भी उलट के देखते हैं, झंडे वाला में बैठते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं। अब यह चीजें चल रही है। पिछले 10 साल में 2 बार मोहन भागवत जी, मोदी जी की मुलाकात, वह भी राम जन्मभूमि के शिलान्यास और उनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन होती है। मोहन भागवत को मंच भी दिया जाता है, वो भाषण भी देते हैं। लेकिन अभी पिछले लगातार चर्चा में ये छाया हुआ है, अगर 2 चरण के चुनाव का ट्रेंड यही रहा, अगर राजनीतिक पंडित और चुनाव के पुरोहित जो तमाम डाटा उस यज्ञ में डाल रहे हैं, तो उससे अगर कुछ नवनीत निकलता है और नवनीत मोदी जी की, नरेंद्र जी की हार में वह नवनीत सामने आता है, तब क्या होगा? अल्टरनेट क्या होगा? संघ निश्चित रूप से सोच रहा होगा। दूसरी बात है, क्या संघ मोदी जी के विराट होते हुए कद को पचा पाएगा? एक सवाल है। अगर क्या पैरेलल में दूसरी रेखा खींची जा रही है? इस पर भी हम लोग चर्चा करें। आज बड़ी बात यह हुई है, जब से नागपुर विषय चर्चा में आया है, तब से आज एक भारतीय राजनीति में गंभीर बात हुई है। वो ये हुआ है कि मोदी जी ने शिवराज जी को गले लगाया
शिवराज जी को कहा है कि आप दिल्ली हम दोनों मिल करके आप राज करेंगे। अगर गडकरी ब्राह्मण नेतृत्व की बात होगी कि अगर पैरेलल में गडकरी ने सबसे बड़ा काम किया है और गडकरी के नाम पर विपक्ष के कुछ दलों से सहयोग लिया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोहराई जा सकती है। अगर इस प्रकार की कोई भनक अंदर खाने में कोई डिबेट चल रहा है, तह खाने में कोई स्क्रिप्ट लिखे गए होंगे या रखे गए होंगे, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आज शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मोदी जी के कूचे से बेआबरू होकर के बाहर निकले थे, उनके सपनों को तोड़ा गया था और बहुत रोते हुए नजर आए थे। शिवराज सिंह भी रोते हुए नजर आए थे, उनके समर्थक भी रोते हुए नजर आए थे। बहुत प्रकार की कहानियां हुई और भारतीय जनता पार्टी के सहमत असहमत लोगों को भी दुख हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज एक पिछड़ा नेता, एक ओबीसी लीडर, इतने वर्षों तक लगातार मध्य प्रदेश में शासन करने वाला, आखिर क्या मजबूरी है एक पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी पिछड़ा नेता शिवराज चौहान को आज गले लगाया है? क्या गडकरी का भय है? क्या कोई क्वेश्चन है? मैं सीधे तौर पर 2 मिनट ज्यादा समय लेते हुए माफी भी चाहूंगा कि मैंने आज, क्योंकि मैं बाद में बोलूंगा नहीं, इतनी बात कह करके होना क्या है, सीधे तौर पर मैं आज अखिलेश जी के पास आना चाहता हूँ। अखिलेश भाई, 2 चरण के चुनाव पर तो निगाह आपकी है ही। क्या लगता है कि संघ राजनीति और तमाम चीजें, क्योंकि आज मुझे संघ को मैं रहा हूँ, 10 वर्ष तक मैं प्रचारक रहा वहाँ, मैं संघ को जानता हूँ, लेकिन आज चौपाल पर चर्चा करने की विषय नहीं है। आप कोरिलेट करके, तुलना करके अपनी बात रखें, श्री अखिलेश जी। जी बाबा, ये संघ की राजनीति और मौजूदा चुनाव जो है ना, इसको माने संघ को हम ज्यादा नहीं समझते हैं। ऊपर से जो पठन पाठन हमने किया है या जो नागपुर जाते होते हम लोग हैं, तो जो संघ को देखते हैं, संघ के लोगों से जो मुलाकात होती है और राजनीति जिस तरह का होता है, उसको हम लोग बहुत भली भांति समझते हैं। चलिए, संघ एक देश का हमें तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और एक ये देश के भीतर सांस्कृतिक संगठन के रूप में है और बढ़िया है, सब चलता है। लेकिन उसका जो राजनीतिक विंग बीजेपी है, और ये अगर संघ ही इस बात को अगर ये हमेशा ये कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो इसी पर कोई आदमी कमेंट करेगा तो उसका निगेटिव कमेंट ये होगा कि संघ झूठ बोल रहा है। संघ झूठ बोलता है ना कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कंप्लीट गलत चीज है ना। तो जो चीज आप कर रहे हैं उसको स्वीकार करिए कि हमारा राजनीतिक विंग जो है सो बीजेपी है और हम उसके जरिए देश पर सत्ता शासन करते हैं, राजनीति खेलते हैं। आपने बड़ी अच्छी 2-3 बातें कही हैं कि अलका लांबा ने क्या बयान दिया और प्रधानमंत्री उस पर क्यों या बीजेपी के लोग क्यों उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और राहुल गांधी के कहने से क्या होता है। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री के छवि के बराबर के नेता नहीं है। लेकिन मैं आपको बात एक चीज और बता दूं, राहुल गांधी पर आपने एक जो है सवाल खड़ा किया अभी कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो झूठा साबित हुआ, जैसे कि अभी आपने उदाहरण किसका दिया, ईवीएम का। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको रद्द किया है कि इस याचिका को नहीं माना जाएगा। और याद रखिए, एक याचिका और लगाई गई है, सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है कि ईवीएम का मामला जो है, देश की मिजाज, देश के जो निष्पक्ष चुनाव, इसके बाद खर्चा को लेकर जो बातें हैं उसको लेकर देश में एक हवा बनाया गया है कि ईवीएम है तो देश में खर्चा कम हो रहा है। मैं बाबा आप ही से पूछता हूं, क्या इस देश में चुनावी खर्चे कम हुए हैं? कतई नहीं हुए हैं, ना होंगे। एक एक समझिए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक एक उम्मीदवार 100-100, 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये एक अलग बात है। लेकिन उसी राहुल गांधी का मैं दूसरा पहलू बता देता हूं कि उसने पिछले 10 साल में 10 केस, 10 चीजों की बात की, जनता के सामने रखा, उसमें तो सारी बातें सही निकली। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, उसने तो नोटबंदी की बात भी की थी, उसने ये जो है, ये क्या नाम है अभी जो ये
ये क्या कहते हैं बॉन्ड वाला मामला था, उसने भी उठाया था, उसने जीएसटी का मामला उठाया था, उसमें क्या परेशानी से जो बातें कही उसने हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जो कहे वो सत्य हुआ। देश की परिस्थिति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, देश की परिस्थिति में जिस तरह से हम सब जूझ रहे हैं, जनता जूझ रही है, जुझापन का परिणाम है कि आपके दिल्ली के सटे हुए 2 लोकसभा सीट एनसीआर के हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा बोलते हैं। वहां पर समझिए कि पिछले 2014-2019 के चुनाव के बनिस्पत 5 से 6% जो है मतदान कम हुए हैं। और यह मतदान तब कम हुआ है जब हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हैं। इस बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई इसमें डाउट भी नहीं है कि एक प्रखर प्रवक्ता है बीजेपी के और देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों में भी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा कोई व्यक्ति इतना झूठ भी नहीं बोलता है। अब बोलना अखिलेश जी आपको देख करके क्यों अभी मुस्कुराहट मुझे आ रही है, और लगातार आप जो बोल रहे हैं तो लग रहा है कि संघ का स्वयंसेवक, ये अखिलेश जी के मुंह से यशस्वी और तमाम प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मानजनक शब्द है, कुछ मामला है क्या? जी जी जी, आप लोग के संगत में रहने का ये सब शब्द है, 2-4 है। मैंने आपको कहा ना कि ये वो देश के बड़े अच्छा नेता है, अच्छे प्रवक्ता है, भीड़ जुटाने में माहिर है, अपनी बात को जनता के साथ अपील करने में, कांटेक्ट करने में, उनमें माहिर है वो, और कैसे झूठ को भी सच बनाया जाता है इसमें भी महारत हासिल है। मैं ये कह रहा हूं किसी 10 साल में देश के तमाम नेता झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरी की पूरी राजनीति ही फ्रॉड और झूठ पर टिकी हुई है। एक आदमी इस राजनीति में हमको बता दीजिए, उसको मैं नंगा कर दूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ऊपर से बहुत साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं और राजनीति में भीतर से वो खेल करते हैं। लेकिन एक सीमा तक तो आप ठीक रह सकते हैं, लेकिन जो है ना दिखावा ज्यादा करना शुरू करिएगा तो नंगा हो जाता है। मैं आपसे सवाल कर रहा था गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की। जी, ये मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल से लौटने के बाद हमारे घर पर, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके के करीब 10-12 बीजेपी के लोग आए थे हमसे मिलने। बल्कि मैं हमसे मिलने नहीं आए थे, हमारे घर पर आए थे, हमारे भाई को देखने आए थे। वो एक सवाल कर रहे थे कि भाई साहब वो तो पूरा वोटिंग ही खराब हो गया, और वो जो है अब तो इस बार गए, तो हम किसको सवाल कर रहे हैं भाई, आप लोग वोट दिए, आप लोग जानिए, मैं तो वोट भी नहीं डालता हूँ। तो वो कई चीजें ऐसी बातें कही, उन्होंने कहा कि राजपूतों ने वोट नहीं दिया। गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में राजपूतों ने साफ वोट का बाइकाट कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जो पार्टी या जो उम्मीदवार बीजेपी को हराएगी उसको हम वोट डालेंगे। तब हमने उनसे सवाल किया, क्या कांग्रेस की डॉली शर्मा या बीजेपी का कौन है वो, कोई पुंडीर है, समथिंग कोई उम्मीदवार है, कौन? अतुल गर्ग। अब आपको देखते हैं कि लोकतंत्र का कैसा खेल है। देखिए कि 48% मतदान हुए हैं ये गाजियाबाद में। अब उसमें कोई भी आदमी जीतता है तो वह कितना % वोट लाएगा, आप बताइए। ये लोकतंत्र का मजाक ही होगा ना भाई। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक हो कि जिसमें 50% लोग भी मतदान नहीं करते हो और कोई ना कोई जीतेगा। और यही हाल समझिए 88 सीटों का भी है। 10-12 सीटों को आप छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम सीटों पर 50%, 52%, 53%, 55% वोटिंग हुए हैं। और यह तमाम चीजें तब हुई है जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के लोग, विपक्ष के लोग गाना गाते चल रहे हैं, जनता से अपील करते चल रहे हैं। तो मूल आपके यशस्वी प्रधानमंत्री,
आपके यश दुनिया के अखिलेश जी, दुनिया की सबसे ताकतवर संगठन और यशस्वी प्रधानमंत्री को इस 188 और 102 में कितनी सीटें आने की उम्मीद है, लग रही है आपको? आप एक बता जी, रहा हूं, अभी तीसरा फेज होने दीजिए। दो 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 फेज के जो चुनाव हुए हैं, इसमें मेरा आकलन नहीं है, हम लोग आकलन नहीं करते, ना भविष्यवक्ता है, ना चुनाव का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है उसके केमिस्ट्री का। लेकिन जो लोग इस पर विशेषज्ञता रखते हैं, जो लोग यह काम करते हैं, सर्वे और चुनावी समीकरण को जोड़ते हैं, करीब 10 सर्वे या 10 लोगों से हमारी बात हुई, 10 लोगों का हमने सर्वे देखा और टीवी पर जो डिबेट होता है उससे हम एक आकलन में समझते हैं कि दोनों फेज के चुनाव में 100 कितना समझिए 190 सीट के चुनाव हो चुके हैं। 190 सीट में समझिए 95 सीट पिछले चुनाव में बीजेपी को मिले थे। तो क्या बीजेपी के लोग दावा कर सकते हैं कि यह जो 2 फेज का चुनाव हुआ है उसमें 95 सीट उसको मिल रहा है? कतई नहीं मिलने जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो सर्वे वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे जो विपक्ष के लोग हैं, इसमें 45 से 50 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है। मैं नहीं जानता तो इसमें सच्चाई, किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। अच्छा अखिलेश जी, एक तो यह है कि जी, आप कुछ बोल रहे थे, जोड़ दीजिए। आप कुछ बोल रहे थे तब मैं कि अचानक ये घटना क्यों हुई? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है 10 साल का समझिए प्रधानमंत्री, और उसमें समझिए कि हमारे सभी समृद्धशाली प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के मुंह से एक-एक बातें निकलती है देश के सम्मान के लिए, आर्थिक विकास के लिए, दुनिया में डंका बजाते हुए। उस देश की हालत ये है कि 50 से 55% लोग मतदान करने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि 10 साल के इतने विकास के काम जो जुराते हैं या बोलते हैं, उसके बाद भी समझिए कि मतदान में बीजेपी के 2 फेज की स्थिति बहुत खराब हो गई है। चलिए, मैं यही आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आगे की चर्चा हम लोग करेंगे उस पर। जी मनोज जी, अभी तो अखिलेश जी की भाषा परिमार्जित जो तत्समी व्यक्तित्व तो अभी अखिलेश जी का उभर करके सामने आया जी, बहुत 5-6 शब्द इन्होंने जमा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के, अब ये कहना ठीक नहीं है कि गोदी पत्रकार होंगे, लेकिन अब कुछ बहुत प्रभाव दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की संगति का, कुछ लगता है असर हुआ है कि 8-10 शब्द इनके पास आए। ये जो तत्समी विश्लेषण इन्होंने देखा, मनोज जी आप भी कुछ प्रभाव में हैं कि अभी आप संभाव में, साक्षी भाव में हैं, और आपके चेहरे पर बड़ी गंभीरता है, सीटें कम होने के कारण से है, या फिर इंडिया ब्लॉक के ताकतवर होने के कारण से है, या फिर भारतीय राजनीति में अहंकार को नकारने का जो मामला है, बहुत बड़े ताकतवर हो जाए, भारत का समाज किसी दंभ और अहंकार को नहीं झेलता है, ना संसाधन के सामने झुकता है। अगर संसाधन के सामने में झुकता तो हर दीवारों पर किसी लाला का तस्वीर अगरबत्ती दिखा रहा होता। भारत का समाज फकीरों के सम्मान में है, बुद्ध के सम्मान में है, कबीर और तुलसी के सम्मान में है, जो सब कुछ को छोड़ता है। कभी सत्ता और संसाधन की पूजा भारत का समाज नहीं किया है। क्या लगता है कि यह चुनाव किसी अहंकार को जवाब देने के लिए हो रहा है या दंभ के पराभव के लिए हो रहा है? किस रूप में देखते हैं? देखिए, समाज तो बाद में जगता है, पहले तो समाज के अग्रिम बुद्धिजीवियों को जगना होता है और फिर उनके जगने के बाद पूरा समाज जागृत होता है। देखिए मतलब कि पूरे इस मैं कहूं कि इस पूरे पॉलिटिकल थिएटर में और पूरे विश्लेषण के बाजार में जो अलग अलग धारणाएं और अलग अलग प्रस्तुति की जाती हैं, हमारा काम है कि उसमें सच्चाई क्या है, नीयत क्या है और कसौटी क्या है, उसे देखना। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी कुंठा अपने आख्यानों के जरिए निकालते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि मीडिया में पिछले 10 साल में इतना क्षरण हुआ कि पूरी मीडिया को नपुंसक बना दिया गया और अधिकतर मीडिया कर्मी अपने किसी न किसी कुंठा को किसी सत्ता पक्ष के समर्थन में या फिर उसके विरोध में जाकर के निकालते हैं। तात्विक निरीक्षण करने का प्रयास जो एक बड़े स्टैंडर्ड यार्डस्टिक पर हो, वो प्रयास नहीं करते।
अभी आपने तंज कसा अखिलेश जी पर कि आप जो है संघ के पूरे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल जो है तंज कस रहे हैं अखिलेश जी खुद, और वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि इस सरकार से नाराजगी है और राहुल गांधी के प्रति अपना प्रेम तो जो है वो भूलने में वो थोड़ा सा फिसल भी जा रहे हैं। ठीक है कि राहुल गांधी जो उनकी अच्छाइयां हैं मैं भी उसको सरेआम प्रकट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज 2 चरणों के बाद आज के इस चौपाल में बड़ी सही सही तरीके से अलग अलग जो नैरेटिव बने हैं उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं बार बार कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो सबसे वैलिड जो आलोचना है वो मुझे लगता है कि उनका डिक्टेटोरियल व्यक्तित्व। क्योंकि आप याद करिए, एक बहुत बड़े पत्रकार थे सैयद नकवी, उनकी बेटी सबा नकवी भी एक बड़ी पत्रकार है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बीट बड़े लंबे समय तक कवर किया है और उनको बहुत सारी अनटोल्ड और इनसाइड स्टोरी पता है। उस किताब में उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के राज में विपक्ष का कमजोर होना उतनी बड़ी घटना नहीं है जितना बीजेपी के अंदर डिसेंट वॉइस का समाप्त हो जाना जितनी बड़ी घटना है। और इतनी बड़ी पार्टी और मोदी का इतना डिक्टेटोरियल रिजीम, जिस पार्टी का इतिहास इतना लोकतांत्रिक रहा हो, इतना सामूहिक नेतृत्व, आंतरिक लोकतंत्र और कहीं पर कोई भय का वातावरण नहीं रहा हो नेतृत्व में, वह पार्टी आज बिल्कुल कीप मम और कीप साइलेंस नरेंद्र मोदी के आभा के सामने और अमित शाह के सामने रहती है। राजस्थान के एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। उन्होंने तो इधर बयान दिया है कि कमजोर सांसदों और विधायकों को अमित शाह मैंने आंखों से देखा है सीधे लतियाता है, लात मारता है। तो जो एक डिक्टेटोरियल जो तरीका है, दूसरा अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी है, और तीसरा पॉलिटिकल वेंडेटा। ऐसा नहीं है कि विगत के राज में और कांग्रेस राज में पॉलिटिकल वेंडेटा का कल्चर नहीं था। यही सोनिया गांधी जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ लगातार सीबीआई के चार्ज लगाए और उनको कई साल जेल के शिक्षों में रखा, इसीलिए कि उन्होंने अब उनकी पार्टी के प्रति लॉयल्टी हटा ली थी। यही सोनिया गांधी यूपी के 2 बड़े धनुर्धरों मुलायम सिंह यादव और मायावती के पास खिलाफ हमेशा सीबीआई की फाइल तैयार रखती थी। अगर उनका सपोर्ट पॉलिटिकल मिलता था तो ठीक था, नहीं तो वो रिपोर्टें हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री, जब उन्होंने एक बार बयान दिया था कि मुझे सीबीआई से मत डराओ यूपीए सरकार के खिलाफ, आज वही नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मोरल हाई ग्राउंड इतना नीचे चला जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में पिछले 75 साल के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पदेन मुख्यमंत्रियों को सीधे हवालात में भेजता है और चुन चुन कर हर लोगों को अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान के आधार पर उनकी जो है राजनीतिक जो है फाइलें निकलवा करके और उनके खिलाफ जो है अपना कोएर्सिव एक्शन लेता है। और सबका मतलब राजनीतिक है, कोई नैतिक नहीं है, कोई सत्ता के बिल्कुल नीति शास्त्र पर चलने वाला नहीं है। अब तो ये तो बात हुई विपक्ष के साथ, अब मैं बात करता हूं उनके अपने पार्टी के साथ। अभी आपने शिवराज चौहान का नाम लिया, मैं पहले भी आपको एक बार कहा था कि 3 राज्यों के कप्तान जिस तरीके से बदले गए, लंबे समय लगाया गया, 8-9 दिन पूरी राजनीतिक निष्णात बुद्धि से उन्हें बड़े तरीके से और बड़े ही सलीके से धीरे धीरे करके उनका जो है विकल्प चुना गया और धीरे धीरे उनके पर काट दिए गए और कट टू शॉर्ट कर दिया गया। वो तीनों कप्तान जो तीनों भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में महाविजय दिलाते हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मैं भाजपा का एक बड़ा व्यक्तित्व मानता हूं, तीसरा राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया। और बदले में आप कैसे मुख्यमंत्री का चयन करते हैं? आप देश को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और थर्ड क्लास सीएम, जो एक बार एक बयान आया है कि राजस्थान का सीएम भारतीय जनता पार्टी का पहले भंडारा देखता था, वो सीएम पर प्रोन्नत हो जाता है। यह एक अथॉरिटेरियन रिजीम का ये कैरेक्टर दिखता है कि आप किस तरीके के लोगों को स्टेट की कमान देना चाहते हैं कि आप उस पर नकेल कर सके। उनके ओएसडी की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। शिवराज सिंह चौहान जो नरेंद्र मोदी के कंटेंडर थे, जिनके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी से वो ज्यादा विनम्र व्यक्तित्व का आदमी है,
और मुझे लगता है ये बात सही भी है, और उनके कट शॉर्ट कर दिए गए। और छत्तीसगढ़ में चलिए रमन सिंह सीनियर थे, एक आदिवासी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुल मिलाकर के इन छत्रपों को हटाना आपकी प्राथमिकता थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पराभव काल अनुमानों के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर बताया जा रहा है, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब आप एक तरह से डाउन में होते हैं तब आपकी सच्ची आलोचना करने का कोई हिम्मत दिखाता है, और जब आप बिल्कुल ऊंचाइयों पर होते हैं तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी आपकी सच्ची आलोचना करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि आपकी लोकप्रियता के आंधी में वो हिम्मत नहीं दर्शाते। मुझे याद है कि 1995 में लालू यादव का राजनीतिक मनोज जी आपको बोलना है, एक प्रश्न करते हुए मैं अखिलेश जी के पास में आ रहा हूं कि मैंने बार बार कहा है कि आपका एक्टिविज्म, आपका इनिशिएटिव, परफॉर्मेंस, आप विराट कोहली बहुत एरोगेंट, और जब उनको आउट हो जाते हैं तो बल्ला ठोकते हैं या बहुत चिल्लाते हैं विकेट लेने के बाद। विराट कोहली का अपना कैरेक्टर है, MS धोनी का अपना कैरेक्टर है। मैं MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ या नरेंद्र मोदी की भी बात कर रहा हूँ, सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं। आपको यह देखना है कि बहुत विनम्र हो जाए नरेंद्र मोदी, बहुत डेमोक्रेट हो जाए, तो जैसे G26 कांग्रेस में कांग्रेस की ऐसी तेजी करते रहे हैं, चाहे पित्रोदा करे वक्त पर कब क्या बयान देना है यह भी कंट्रोल नहीं है कि गुलाम नबी आजाद कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो कोई कुछ। हाँ, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड सवाल है, वो एक सिंपलिस्टिक वे में कह रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं है, सबका अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन आपकी नीति से वो चीजें झलकती हैं कि आप किस तरीके से पूरा ग्रैब करते हैं सिचुएशन को। विराट कोहली, महेंद्र धोनी का अहंकार नहीं झलकता है वो। देखिए, एक होता है एग्रेशन। अगर नरेंद्र मोदी के पास में गर्व है 370 हटाने का, 75 वर्षों के बाद हिंदुस्तान के माथे पर जो कथित या फिर कलंक था 370 का, आपने हटाया। आप डिक्टेटर हैं, एरोगेंट हैं कि क्या है, लेकिन एक आपके पास में रिजल्ट बेहतर है। देखिए, धारा 370 हटाना एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा नॉट ओनली दैट, सो मेनी मतलब कि सक्सेस एट्रीब्यूटेड टू मोदी रिजीम, बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, बात वो नहीं हो रही है, बात हो रहा है कि आपकी शैली में कैसे आप सारे लोगों का रास्ता साफ करते हैं अपने राजनीतिक विस्तारवाद में। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एक डेमोक्रेट बनकर के भी कर सकते हैं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एक डेमोक्रेट बनकर के भी कर सकते हैं, और एक आपका वह तरीका कि जो आप सबको साफ करो। आप 75 साल का आप एज लिमिट बनाते हो, लेकिन आप क्या खुद उस पर अपने पर लागू करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और रह गया, देखिए, नहीं, परफॉर्मेंस पर तो मैं आलोचना कर ही नहीं रहा हूं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप उसको नहीं कह रहे हैं। एक बड़ा परफॉर्मेंस मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी चर्चा नहीं हो रही है कि देश 5 साल में आतंकवाद से पूर्ण मुक्त हो गया। आतंकवाद पूरे देश में 5 साल में कोई घटना बड़ी नहीं घटी है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है मोदी गवर्नमेंट की, और मोदी गवर्नमेंट ने जो जो अच्छे काम किए हैं सब अप्रिसिएबल है। और ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट या मोदी के खिलाफ बहुत फॉल्स नैरेटिव नहीं गढ़े जाते। कई लोग, इवन कि आपके राहुल गांधी, जिनका अखिलेश जी तारीफ करते नहीं थकते, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जब ये बयान देते हैं कि देश को तोड़ा जा रहा है, अरे देश तोड़ने का महापाप तुमने, तुम्हारी पार्टी ने और तुम्हारी नीतियां ने किया है। अगर इस देश को और हिंदुत्व को जातिवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी का काम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैंने देखा है कि जब मंडल की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी विराट हिंदुत्व को देखते हुए, एक पिछड़ा नेतृत्व होते हुए भी कभी भी जाति तोड़क, वो क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने वाली बात और जातिवाद के उपमान देकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाजपा के ही प्रवक्ता बिहार के हैं, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी बातों में दम लगा कि आज जो जातीय सर्वेक्षण का जो हुंकार राहुल गांधी भर रहे हैं, राहुल गांधी खुद बताएं कि वो किस जाति से आते हैं
और उनका जातीय स्टेटस क्या है? क्या वो अपने को छोड़ करके किसी पिछड़े को कांग्रेस का सर्वोच्च नेता बनाएंगे? कम से कम मोदी तो है, मोदी तो ऐसा कर तो रहा है। तो मोदी के जो बड़े काम है, हमारे जैसा पर्यवेक्षक या विश्लेषक उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकता, और वह काम देश हित में है, समाज हित में है, व्यवस्था हित में है, और देश तोड़ने का बारंबार कार्य कांग्रेस करती है। और ये अगर तोहमत बीजेपी पे लगाते हैं तो ये जो है ना अंधियारे को क्या बोलते हैं, दिन को रोशनी दिखाने की तरह की बात लगती है। वो इसलिए कि हाँ, तो कुल मिलाकर के जो अभी भाजपा के खिलाफ अगर जो मामला बनता है वो डिक्टेटरशिप, दूसरा जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, पॉलिटिकल वेंडेटा, वन मैन शो, और ये आलोचना बिल्कुल वैलिड है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अभी एक डॉक्टर की चर्चा में करना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो डॉक्टर लगभग 10-12 ऑपरेशन करते थे और फुल दारू पी के करते थे, समझे कि नहीं, हमारे भागलपुर में, और एकदम नशा में ही बढ़िया ऑपरेशन करते थे। और किसी ने नहीं कहा कि आप दारू पीते हैं, बहुत गड़बड़ आदमी है। कहा था नहीं नहीं नहीं, आप दारू पीजिए लेकिन हमारे पेशेंट को आप ठीक कर दीजिए। और गंभीर से गंभीर ऑपरेशन उन्हीं किया होता था। खैर, कभी-कभी हम लोग रिजल्ट को देखें, और निश्चित रूप से ये चौपाल की खासियत है कि खूबियों की भी चर्चा होती है, खामियों की भी चर्चा होती है। हम बिल्कुल आँख बंद करके ना तो आपका समर्थन कर सकते हैं, ना आँख बंद करके आपका विरोध कर सकते हैं। निश्चित रूप से यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। जब इस प्रकार की बड़ी ताकत किसी एक दल को, किसी एक व्यक्ति के रूप में ताकत विकसित होती है, निश्चित रूप से जनाकांक्षा टूटती है, अपेक्षाएं टूटती है, वो अपने मन की बात करते हैं, और देश आने वाले दिनों में वो कहीं देश की प्रगति रुकती है। अभी लगता है कि बहुत बढ़िया हो रहा है। यह जो अनुकूल लगता है ना कि भाई हमको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छा किस कीमत पर? ये विकास जो चमचमाती हुई जिंदगी है, किस कीमत पर? इसका आने वाले भविष्य पर। अगर हमको हर घर को फर्नीचर चाहिए तो जंगल को काट दो। फर्नीचर तो अच्छा है लेकिन जंगल उजड़ जाएंगे। तमाम घर की गंदगी नदी में डाल देंगे, आने वाली पीढ़ी की प्यास कैसे बुझेगी, इसकी चिंता नहीं है, हम अपनी चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के किसी एक्शन से भारतीय लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ी पर क्या दूरगामी असर पड़ेगा, अभी के परिणाम को देख करके आप उस पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि यह बिल्कुल जो है, ये इसमें भविष्य दृष्टि है, आने वाली पीढ़ी का हित इसमें है। यह अलग लग सकता है कि अभी बेहतर लग सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट या भविष्य का जो जनरेशन है उसका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, मैं अखिलेश जी के पास आना चाहता हूँ। अंतिम राउंड में अभी देखा अभी मनोज जी को, और आपने भी जो है इसमें मेरी ही भाषा जो है अभी तल्ख लग रही है अभी, लेकिन आप दोनों आदमी तो मॉडरेट और लिबरेट। आज तो मुझे निश्चित रूप से अखिलेश जी पर मुझे अलग से शो करने की आवश्यकता है। इनकी जो मैं लगातार रिपोर्ट पढ़ता रहा हूँ, जितने हार्ड लाइनर हैं, लेकिन आज इनके मुंह से यशस्वी सुन करके मन प्रसन्न हो गया है। मनोज जी, अखिलेश जी को भाजपा समर्थक बना के छोड़िएगा। नहीं अखिलेश भाई, अभी तीसरे चरण में आप मंगल कामना करें कि क्या कुछ बेहतर, जो 2 चरण में जो चीजें गड़बड़ हुई है, तीसरे चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी बेहतर करे, जो उसके पक्ष में बेहतर परिणाम आवे, या विपक्ष जो बेहतर बात करे तो बेहतर परिणाम आवे, कुछ दे दीजिए। हम लोग तो आपको प्यार से महामंडलेश्वर कहते हैं जी, तो आशीर्वाद दीजिए। विपक्ष किसको दीजिएगा आशीर्वाद? ये जो है ना, ये आप लोगों की बड़प्पन है, किसके बारे में क्या बोलते हैं। मेरा उस सबसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किसका समर्थक है, कौन किसका दुलारा है, प्यारा है। मैं इन सारे लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़ी नजदीक से जानता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को सारा कहानी जानता हूँ। और इस देश के करीब 50-60% पॉलिटिशियन को बहुत व्यक्तिगत लेवल पर मैं जानता हूँ, जो आज की तारीख में टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, और उनकी अंतरंग कहानी को भी मैं जानता हूँ। ईश्वर ने कभी चाहा तो मैं इन लोगों पर नंगा करूंगा, इन पर किताब लिखकर। मैं सुन लीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा था, चूंकि चुनाव का परिप्रेक्ष्य है, चुनाव पर हमको चर्चा करनी चाहिए, कौन किसको चाहता है, कौन बड़ा नेता। कोई बड़ा नेता इस देश में आज की तारीख में नहीं है। ये आजादी के समय के बड़े नेता नहीं है, ये आज के नेता हैं सत्ता पर काबिज होने वाले। वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो,
खड़गे हो, अखिलेश हो, बसपा हो, सपा हो, जो भी हो, नीतीश कुमार हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उसमें नहीं जाता। हर आदमी की अपने नंगापन है, हर आदमी की अपनी कमियां हैं, अपनी अच्छाई है। राजनीति में कोई दूध का धुला हुआ तो होता नहीं। मनोज जी अभी बोल रहे थे उसके नरेंद्र मोदी के, मैं नरेंद्र मोदी की बात को ही अगर कोट करूं कि 15 साल वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में और 10 साल प्रधानमंत्री, और आज की तारीख में अभी कल ही वो बयान दे रहे थे, कहा दक्षिण भारत में कह रहे थे मैं देश का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो जो व्यक्ति बोलने में ही गलत बोलता हो, प्रधानमंत्री इस देश के है, उस व्यक्ति के कृतित्व पर तो सवाल उठेगा ही। धारा 370 हटा दिया, या मान लीजिए नोटबंदी कर दिया, या देश का विदेश में कितना नाम किया, बालाकोट कर दिया, फलाना कोट कर दिया। देश का कोई भी प्रधानमंत्री यही काम करता है अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और मनोज जी आप तो अर्थशास्त्र को थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। उस रशियन इकोनॉमिस्ट की बात याद है जो इसी देश के जब एयरपोर्ट पर आए थे, तो जब जाने लगे वो, जब पहली 5 ईयर प्लान देश में बन रही थी, तो उसमें जो इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री आए थे, क्या नाम था उनका? पता नहीं। हाँ, वो जो आए थे जब जाने लगे यहाँ से, उसमें रसा के भी 2 अर्थशास्त्री थे, तो बोला उन्होंने, भारतीय पत्रकारों ने पूछा कि भाई देश आजाद हुआ है, नई योजना बन रही है और आप लोग इस देश को किस रूप में देखते हैं? 2 कोट है, ध्यान रखिएगा, 1950 का भी और 1989 की बात है। 2 टीम विदेश आई, दोनों टीम जब जाने लगी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उससे सवाल किया गया, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया पत्रकारों को, दे डू समथिंग, दे डू। कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई ना कोई गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना काम करती है, दे डू समथिंग, कुछ ना कुछ काम तो करना है। किसी के हाथ में सत्ता आई तो न्यूक्लियर पावर बनाएगा, किसी के हाथ में सत्ता आई तो धर्म की राजनीति करेगा, कोई डेवलपमेंट का काम करेगा, कोई रोड बनाएगा, कोई जो भी है, जिस सरकार की जो प्रायोरिटी है उसमें कोई ना कोई काम करता है। इसलिए इस देश का हर प्रधानमंत्री, हर मंत्री, हर सरकार बेहतर काम ही करती है देश के लिए। अब ये है कि वह बेहतर काम जनता के अनुकूल कितना अच्छा है या बुरा है, इसका विश्लेषण करते रहिए, लेकिन सरकार कोई गलत नियत से कोई काम नहीं करती है। नरेंद्र मोदी ने भी विकास के काम के अलावा कुछ सामाजिक काम किए, या कुछ मान लीजिए देश के भीतर जो कानून कुछ ऐसे थे जिसको तोड़ा बनाया, अच्छा ही किया होगा, हमको अच्छा लगे या न लगे। बहुसंख्यक समाज को जो अच्छा लगता है वही सत्य है, लोकतंत्र है भैया। लेकिन मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस सबसे खराब, कांग्रेस ने बहु डाका डाला, कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। लेकिन कांग्रेस ने अगर 50 भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी की सरकार भी 17 साल की हो गई, उसके कितने भ्रष्टाचार हुए? या और इंद्र कुमार गुजराल के टाइम में कितने भ्रष्टाचार हुए, या मान लीजिए और देवगौड़ा के टाइम में कितने हुआ। लेकिन वह चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, देश पर सत्ता शासन चलाया, इसलिए उन्होंने जो भी किया होगा बेहतरी के लिए ही किया होगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो हुए, बदनाम भी हुए। अब सारे, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा है जो जेल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 7 साल, उनके काल में 102 घोटाले हुए, तो हुए कि नहीं हुए? उनके काल में आर्थिक मामले को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव, दंगल प्रस्ताव, तमाम तरह के प्रस्ताव आए, और उस समय संसद के भीतर क्या हुआ था वो सब लोग जानता है। कैसे प्रस्ताव गिरा यह भी लोग जानता है। ये सब कैसे, वो चंद्रशेखर जी क्या किए, जॉर्ज फर्नांडिस क्या किए, सब लोग जानता है। राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है। यह दूध का धुला इसलिए नहीं है कि जनता के लिए नहीं, अपने सत्ता पाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए।
जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए डिक्टेटरशिप के कहानी कर रहे हैं। वो बस बस बस, गुजरात बिल्कुल में भी ठीक, वही बिल्कुल करते ठीक। थे, गुजरात में भी वही करते थे और आज भी यही कर रहे हैं। कल बीजेपी के भीतर भी कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाए तो समझिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कायदे समझ वाली जाइए। बात है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है जी कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी की, देखिए डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा सत्ता शासन कांग्रेस ने किया, तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी किया होगा। तो आजाद भारत में जो भी देश में दिखा वह कांग्रेस का ही देन है। जितने इंस्टीट्यूशन हैं उसी के दिए हुए हैं। तो इसमें कहने की बात क्या है भाई? जो सत्ता शासन जी करेगा वो गलत काम भी करेगा। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, इस बार क्या होगा? 10 साल मोदी जी ने बेहतर काम किया, विदेश में नाम कमाया, देश में नाम कमाया, 5 सेर अनाज बेचा, 2000 रुपया के 1000 रुपया महिला और किसको देता है, तमाम चीज किया, 370 हटाया, फलाना चीज किया, सब चीज कर दिया। भाई इतना चीज कर दिए तो अभी आप इतना बकबका क्यों रहे हर भाषण में? मैं तो ये कहता हूं सत्ता सरकार बदलनी चाहिए, डेमोक्रेसी है 5 साल पर बदलनी चाहिए। कोई भी साधु बिल्कुल संत ठीक। अरे एक 200 साल तक वही बैठा रहेगा तो उसके पीछे के जो फॉलोअर, जो नए साधु होते हैं वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? सही बात। हम ही संपादक बने रहेंगे तो हमारे पीछे का लोग संपादक कब बनेगा? और रही बात आप ही के सवाल में जवाब मैं दे देता हूं। आपने अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की, कौन क्या बना है? कौन शर्मा जो है, क्या नाम है भजन मुख्यमंत्री शर्मा वहां का क्या? जो है? भजन लाल और शर्मा। वहां जहां जहां मुख्यमंत्री बनाया या भोपाल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ये तो बड़ी हंसी की बात है। जब वह आदमी पर किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम और आप या एक जो है ना रिक्शा चलाने वाला क्यों नहीं बन सकता है? तो इस देश के जनता से आप पूछिए, क्या पूछते हैं कि कोई विकल्प सवाल कहाँ से आता है लोकतंत्र में? विकल्प क्या होता है? कर्पूरी ठाकुर देश के मुख्यमंत्री, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे कि नहीं? या और बहुत सारे जाहिल लोग, बहुत कम पढ़े जी लिखे लोग, बहुत ही जी समझिए कि जो भी है जिनके पास बहुत सारा राजनीतिक, लेकिन दिव्य दृष्टि था उन लोग के पास, जो महान लोग थे, हम उनको जी अपना गौरव मानते। मैं ये कह रहा हूं कि इसी लोकतंत्र में यह हमेशा बात चलती है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन? मैं हूं नरेंद्र मोदी का विकल्प, आप है, फलाना है, रिक्शा चलाने वाला है। भाई लोकतंत्र में क्या है? ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाता है, उसको तो साइन भी नहीं करना है, क्या करना है? जी जी विकल्प कहाँ अखिलेश से जी बात आती है? तो जी मैं आप ही के सवाल में से पूछ रहा हूं, जब अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो चुने गए, अगर वो सत्ता सरकार चला सकते हैं तो एक मामूली सांसद जो जीत कर आएगा और पूरे लोग, सारे लोग उसके नाम पर सहमति देंगे, जैसे कि देवगौड़ा के नाम पर हुआ, इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर हुआ, या फलाना के नाम पर हुआ, वो देश चलाया कि नहीं चलाया भाई? जी अखिलेश जी, समय भी हो रहा है। मैं राजीव गांधी कोर पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो राजनीति में कोई उसको मतलब नहीं था। मैं आपके पास समय भी हो गया अखिलेश भाई जी भाई 5 साल चलाया, मैं उसी लिहाज से बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी को भी मौका मिला, चलाया। मैं मनोज जी मैं आपके पास देखिए, हाँ देखिए, अरे ऐसे तो दंत कथा चलती रहेगी अखिलेश जी, ऐसे बतियाने का क्या मतलब है? मनोज जी, ऐसे मैं एक कथा, सवाल, हाँ हाँ, बोलिए सवाल मैं बोलिए। आपसे कर रहा हूं कि अगर इतनी ही लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की अपने कामों से थी, तो इस नरेंद्र मोदी के शासन काल में गडकरी की चर्चा क्यों? आम लोग, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग, अगर नेतृत्व और कृतित्व की बात होती है, विजिबल अचीवमेंट्स की बात होती है, 10 साल के परफॉर्मेंस की बात होती है, फिर नितिन गडकरी की चर्चा क्यों? तब तो 370, 3 तलाक, राम जन्मभूमि, तब तो नरेंद्र मोदी ही सफिशिएंट थे। तो इस देश में गडकरी क्यों उभर करके सामने आए? इसका मतलब है
की भावनाओं से और जो केवल छवि बनाने से आपको हिंदुत्व की चिंता नहीं, राम की चिंता नहीं, कश्यप मीर के आश्रम उस कश्मीर के दर्द से लेना देना नहीं, आपको चिंता अगर निज की है, अगर सब्जेक्टिव होकर के काम करते हैं, अगर आपके मन में लालसा लेकर के, तो वह कहीं न कहीं वो भक्ति और अध्यात्म में करीब नहीं है। आप इन तमाम मॉडल में जब आप गडकरी की चर्चा करते हैं, इसलिए भारतीय समाज के स्वाद को, उनकी दृष्टि को, उनके दृष्टिकोण को बेहतर आपको समझना चाहिए। अगर वह महत्वपूर्ण है तो गडकरी के काम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर गडकरी पैरेलल है, जी मनोज जी, इस पर आपको देखिए बाबा जी, 3 बातें मैं कहूंगा। अभी आपने जिस तरीके से चर्चा छेड़ी और अखिलेश जी ने वो सारी जो है कथा प्रस्तुत की। देखिए, हम लोग कोई लेमैन डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग चीजों का एक तात्विक और एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक में और सारे मुद्दों की तह में जाकर उसके सारे नॉर्म्स और रिपरकशन को देखकर एक विशेषज्ञता पूर्वक जो है विश्लेषण करने बैठे हैं। चाहे आर्थिक नजरिए से करें, राजनीतिक नजरिए से करें या समाज शास्त्रीय नजरिए से करें। अब बहुत सारे सवाल आपके और अखिलेश जी के जरिए उठे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सारा कार्य समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल सवालों के तह में जाकर और उन सवालों के उत्तर ढूंढने में लगा है। और मैं चाहता हूं कि ये सारे सवाल उठाए जाए, लेकिन इतना सिंपलिस्टिक तरीके से इनका हल नहीं है। अगर फिर मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि गडकरी की चर्चा, तो आप यह समझिए कि गडकरी के वो गुण जो नरेंद्र मोदी का न केवल सप्लीमेंट बनते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी पर एडवांटेज देते हैं कि उनका विनम्र होना, ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स संघ के विरासत से आने के बाद भी उसको प्राथमिकता नहीं देना, कार्यकर्ताओं से घुलना मिलना, आम बोलचाल में कहीं से भी एक डिस्टेंस नहीं बरतना, तो कहीं ना कहीं वो गडकरी के फेवर में जाता है। और हम लोग एक डिस्कशन में इस पर बहुत लंबा विश्लेषण कर चुके हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप देश हित की बात करते हैं, अखिलेश जी देश हित की बात करते हैं, मैं करता हूं, देश के लाखों बुद्धिजीवी अपने अपने मंचों से करते हैं, एक बात अच्छे से समझ लीजिए और इस चीज को एक बड़े फलक पर ले जाइए कि योग्यतावाद की अवहेलना देश और समाज को अंदर से खोखला करना है। अब योग्यतावाद का मतलब वो सामाजिक न्याय वाला जो नैरेटिव जो गढ़ा गया है वो नहीं है कि जो जिसकी पात्रता रखता है, जो जिस चीज के फन का माहिर है, हमारे वो सोकॉल्ड अयोग्य लोग कई चीजों में महायोग्य हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल है चीजों को समझने और परखने का। और खाना पूर्तिवाद के जरिए चीजों को आप इकट्ठा कर देते हैं, वो कहीं से समाज और देश और सिस्टम का भला नहीं करता। हर चीज के लिए अगर योग्य आदमी नहीं होगा और योग्य उससे बनाया नहीं जाएगा, और उसके उस प्रतियोगी लोकतंत्र का मतलब ही है कि हम सबसे बेस्ट व्यक्ति के कंधे पर वो जो है ना वो हल्का वो पागुर हम रखें, जिससे कि हमारा जो है ना वो कर्षण कार्य और कल्टीवेशन कार्य बढ़िया हो। इसी तरीके से समाज को चालित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को परिचालित करने के लिए, देश के हर सिस्टम, हर अंग, हर प्रत्यंग को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति अगर काबिल, योग्य और उसका पूरा सलाहियत नहीं रखेगा, तो ये देश और ये समाज कहीं से भी ऊंचाइयों की ओर नहीं जाएगा, चाहे हम लोग कितने नैरेटिव दे लें। आज वेस्ट और अमेरिका आज इस पायदान पर इसलिए पहुंचे हैं कि वहां योग्यता की पूजा होती है। और हम सब लोग कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जब चर्चा करते हैं तो हम इस बात का रोना रोते हैं कि देखो वो काबिल नहीं था और उसको पद मिल गया, और जो काबिल था वो बगले झांक रहा है। तो इसको लेकर के हमें स्टैंडर्ड यार्डस्टिक बनानी पड़ेगी, तभी हम देश, समाज और सिस्टम का एक नवनिर्माण कर पाएंगे। जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया विषय रखा, लेकिन यह विषय एक नई बहस को आमंत्रित करता है कि अब नहीं, पर होना चाहिए बहस, ये बहस होना चाहिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि यूरो सेंट्रिक या अमेरिकन वेस्टर्न सेंट्रिक जो स्कूल ऑफ थॉट है, इंडियन सेंट्रिक में भी काबिल लोगों की जरूरत है। एक किसान जो है ना बैल खरीदने जाता है तो सबसे काबिल और तेज तर्रार बैल खरीदता है। क्यों खरीदता है? बात थोड़ी सी असहमति के साथ सप्लीमेंट्री कमेंट करते हुए अगली बहस में इस मुद्दे पर रखेंगे, क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, क्या योग्यतम की विजय
अवधारणा से मनुष्यता बचेगी, या ताकतवर व्यक्ति को, जो कम ताकतवर है उनको भी ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं, उनको विजयी होने का भी परिस्थिति और लेकिन इसका माहौल तीसरा देंगे। नैरेटिव भी है विजय जी, इसका एक जी। तीसरा नैरेटिव भी है कि अपग्रेडेशन ऑफ वीक, जी, स्ट्रेंथनिंग तो ऑफ मैं द यही वीक, कह रहा यही हूं, एक नैरेटिव है। एक बात यह है जी, सर्वाइवल ऑफ हाँ द फिटेस्ट और हाँ, वो सर्वाइवल भी ऑफ है। द वीकेस्ट वीकेस्ट हाँ इस पर हम लोग बात हाँ जारी रखेंगे। आज कई मुद्दों हाँ। को हम लोगों ने रेखांकित किया है, चिन्हित किया है। अखिलेश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातों को रखा है कि तमाम दलों के जो व्यवहार रहे हैं, उसको अखिलेश जी की बातों से बात है जिसको कि आप गवर्नमेंट एक्टिविज्म कहते हैं, सरकारी सक्रियता, वो थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है, कोई एजेंडा नहीं होता है। आप जब गवर्नमेंट में होते हैं तो काम करेंगे, दिस इज द गवर्नमेंट एक्टिविज्म। जैसे इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है, न्यायिक सक्रियता, तमाम लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, बीच में किसी सलमान खान को पकड़ते हैं, उसको जेल में घुसा देते हैं, लोगों को लगता है कि न्यायपालिका सक्रिय है, सरकार भी सक्रिय है। यह सक्रियता और सृजनशीलता, स्वप्रदर्शिता में अंतर है। समाज निर्माण की संभावना इसमें कमतर होती है। अगर केवल गवर्नमेंट एक्टिविज्म को ही अगर सब कुछ मानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। यह बहस अगर मित्रों अच्छी लगी होगी, निश्चित रूप से बहस को सुनिएगा पूरा। और ये तो मैं अंतिम में बोला, सुन के ही मैं आप मेरी बात को सुनिएगा, ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने पूरी बहस को सुना होगा, यह बहस और आगे तक जाए। हमारे मित्रों ने जो गंभीर बातें कही है, आपको आलोचना करने का हक है, आपको असहमत होने का हक है। आप हमारी बहस से, हमारे विमर्श से असहमत भी होंगे, तब भी हम आपके सम्मान में खड़े होंगे, आपके साथ चलने के लिए, आपका साथ लेने के लिए यह प्रतिबद्धता हमारी बहाल होगी। असहमत का मतलब, मत भिन्नता का मतलब मन भिन्नता नहीं है। कभी भी इस चौपाल में मन भिन्नता का कोई स्पेस नहीं है, और हम मत भिन्नता को आमंत्रित करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। और मत भिन्नता मत हो तब तो भिन्नता हो, अब तो मतहीनता किस दौर में है। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। अब बहुत अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, प्रणाम।